नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सुबह 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक का एक बिजी और प्रोडक्टिव दिन का रूटीन। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये बिजी और प्रोडक्टिव दिन आप लोगों को पसंद आएगा। साथ ही आपको इससे अपने दिन को बिजी और प्रोडक्टिव बनाने में थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ ही ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और साथ ही मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 10:30 बजे का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पराठे। ये करीब 1 किलो से थोड़ी सी कम गोभी है, जिसके इस तरह से छोटे छोटे फूल तोड़कर मैंने एक रात पहले ही रख लिए थे। और अब मैं इनको हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा ब्लांच करूँगी। तो यहाँ पर पानी मैंने रख दिया है भिगोने में गर्म होने के लिए। उसमें 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हुआ है, ये गोभी के छोटे छोटे जो फ्लोरेट्स मैंने तोड़ के रखे थे, इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस 1 से 2 मिनट हल्का सा मुझे इन्हें स्टीम करना है, क्योंकि गोभी में बहुत ज़्यादा आपको पता है हल्के फुल्के कीड़े होने की संभावना भी रहती है और पेस्टिसाइड्स तो खैर आजकल होते ही हैं। इसीलिए मैं उसको हल्का सा बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पर है आटा, जिसमें मैंने थोड़ा सा बेसन भी मिलाया है। साथ में है नमक, मिर्च, हींग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, कसूरी मेथी और सौंफ धनिए का पाउडर। इन सबको एक साथ मिक्स करके मैं हल्के गुनगुने पानी से ये आटा तैयार कर रही हूँ। मैं हमेशा पराठों के लिए आटा जब भी तैयार करती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स कर लेती हूँ। अगर मेरे पास पालक की प्योरी होती है तो मैं उससे पराठों का आटा बनाती हूँ, चाहे मुझे सिंपल पराठे बनाने हो या भरवा पराठे, या फिर रात की बची हुई कोई सब्जी होती है या दाल होती है, उससे मैं आटा बनाती हूँ। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैंने बस आटे में नमक मिलाया और आटा बना दिया। इसका कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि मेरा बेटा भरवा पराठे नहीं खाता, वो किसी भी तरह के भरवा पराठे नहीं खाता। और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आटे में कुछ ना कुछ फ्लेवर दे दूँ, जिससे उसे बिल्कुल प्लेन पराठे ना खाने पड़े। और जो भी मेरे पास एक्सेस होता है उस टाइम पे मैं वही पराठों में मिला देती हूँ। जैसे आज पालक की प्योरे या दाल या सब्ज़ी कुछ नहीं थी ऐसी, और वैसे भी मुझे फिलिंग वाले पराठे बनाने हैं, तो मैंने ये बेसन और सारे मसालों का इसमें फ्लेवर दे दिया। अच्छा, आटा आप देख रहे हो मैंने कितना ढीला बनाया है। आटे को हमें करीब आधा घंटा रखना होगा, लेकिन इन केस आपके पास टाइम नहीं है आधा घंटा रखने का, तो इस तरह से उसे करीब 8 से 10 बार आप ज़ोर से पटकेंगे ना, तो आटा आपका ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा। और वैसे भी मैंने ये काफ़ी चिपचिपा आटा बनाया है, आप देख ही सकते हो। इस आटे को करीब आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। गोभी भी हमारी हल्की सी ब्लांच हो चुकी है, उसको मैंने निकाल के रख दिया है ताकि वो ठंडी हो जाए। पानी उसका ड्रेन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं भून रही हूँ सूजी। ये करीब 1 किलो सूजी है, जिसको मैं ड्राई रोस्ट करके रख रही हूँ। इस तरह से ड्राई रोस्ट करके रखने से ना सूजी में कीड़ा नहीं लगता। मैं दलिया या सूजी इन दोनों ही चीज़ों को हमेशा ड्राई रोस्ट करके ही रखती हूँ। और इस तरीके से सूजी दलिया जो भी है वो करीब 6 महीने तक भी कहीं नहीं जाता। आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखिए किचन में, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। और साथ ही मान लीजिए किसी भी चीज़ में आपको सूजी की ज़रूरत है या दलिया फटाफट आपको किस बनाना है, तो फिर उस टाइम पे वो भूनने का झंझट ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए मैं थोड़ी सी मल्टीटास्किंग कर रही हूँ। आटा मैंने बना के रख दिया है, गोभी हमारी ठंडी होने लग रही है, सूजी मैंने बिल्कुल हल्की गैस पे भुनने के लिए छोड़ दी है। अब जब सूजी हमारी भुन गई धीरे धीरे, साथ ही मैंने काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया था, आपने देखा, क्योंकि जिस जगह पे मुझे काम करना है कम से कम उतनी जगह तो मुझे साफ़ चाहिए। बाकी का किचन तो मैं खैर धीरे धीरे साफ़ करती ही रहती हूँ। अब यहाँ पर जो गोभी हमारी ठंडी हो गई थी, उसके जो फूल थे ना, उनको थोड़ा सा और मैंने कट किया। और ये जो चॉपर मेरे पास है, इसमें मैंने उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। और आप देख ही सकते हो कितनी बारीक गोभी इससे चॉप हुई है। जब से मैंने ये चॉपर लिया है ना, मैंने गोभी को कभी भी कद्दूकस वगैरह में कसा नहीं है, बस इस तरह से इस चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। अगर बॉयल करके करनी है तो खैर आसान हो ही जाता है, लेकिन अगर मैंने बॉयल नहीं भी किया होता ना सब्जी को, गोभी को, तो भी बड़ी आसानी से इसमें ये चॉप हो जाती।
और इस तरह से ना सारी गोभी इस्तेमाल हो जाती है, मतलब गोभी के जो बारीक बारीक डंठल होते हैं ना वो भी यूज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो गोभी मैंने कसी थी ना, एक्चुअली चॉपर में चॉप की थी, उसमें करीब 1.5 चम्मच नमक मिला के मैंने रख दिया था उसको थोड़ी देर के लिए। तो करीब 15-20 मिनट में उसका खूब अच्छे से ये पानी निकल गया है, क्योंकि जब भी हम सब्जियों पे नमक लगा के रखते हैं तो उसका पानी निकल जाता है। और इसको करने की वजह ये थी ताकि हमारी गोभी के जो फिलिंग है वो बिल्कुल भी गीली ना बने और हमारे पराठे फटे ना। तो सारी गोभी निचोड़ के मैंने रख ली है बाउल में। इसमें गया है ढेर सारा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, साथ ही मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और ये मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ सूखा धनिया, इसे आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। लाल मिर्ची तो खैर मैंने नाम मात्र की ही डाली है। थोड़ा सा डाला है ज़ीरा और थोड़ा सा सौंफ धनिया का पाउडर, जो कि लास्ट बचा हुआ था मेरे पास, बस 1 चम्मच ही वो डाला है। अब इस फिलिंग में मैं डालने जा रही हूँ पनीर। तो मेरे पास पनीर रखा हुआ था इसलिए मैं डाल रही हूँ। और आप देख रहे हो पनीर को मैंने पानी में डाल के तब फ्रिज में रखा था। तो ये भी एक टिप है कि अगर आप पनीर को फ्रिज में स्टोर करना चाहते हो तो उसको पानी में डाल के स्टोर कीजिए, और ये पानी आप हर तीसरे दिन पे बदलते रहिए। इस तरह से आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में पनीर को स्टोर कर सकते हैं। अब मेरे पास पनीर था, मैं पनीर डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो डालिए, या अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस फिलिंग में एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू ग्रेट करके डाल दीजिए, मतलब उसको कद्दूकस करके डालिए। तो इससे ना हमारी जो गोभी की फिलिंग है उससे बहुत अच्छी बाइंडिंग मिलती है। साथ ही मैं इसमें यहाँ पे डालने जा रही हूँ तिल। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने करीब 1 मुट्ठी इसमें तिल डाले हैं, सफ़ेद तिल सिंपल वाले। तो ऐसा नहीं है कि गर्मी आ गई है तो आप तिल नहीं खा सकते। मार्च और अप्रैल के महीने तक मैं आराम से तिल कंज्यूम कर लेती हूँ। साथ ही थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है। तो फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो आपने देखा था मैंने कितना गीला आटा बना के रखा था। इसमें भी मुझे थोड़े से तिल मिलाने थे, लेकिन शुरुआत में मैं भूल गई थी। तो अभी भी ये आटा इस कंडीशन में है कि मैंने आराम से इसमें तिल मिला दिए। साथ ही थोड़ा सा तेल का या घी का हाथ हम यहाँ पे लगाएंगे। मैं हल्का सा तेल ले रही हूँ, मूंगफली का तेल है मेरे पास, उससे हम अपने आटे को चिकना कर लेंगे। और आप देख ही सकते हो हमारा आटा कितना बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। फिलिंग वाले पराठे बनाने में ना इस आटे का बहुत ही अहम रोल है। अगर ऐसा आटा आपका नहीं बनेगा ना तो फिर फिलिंग वाले पराठे आपके फटेंगे, क्योंकि जब आटा इस तरह का हम तैयार करते हैं ना तो फिर आपको उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बेलना नहीं पड़ता। और जब आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बेलेंगे नहीं तो आपका पराठा फटेगा भी नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अभी तक बेलन का या चकले का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं हाथ से ही इस आटे को हैंडल कर रही हूँ और इसमें हम ढेर सारी फिलिंग भरेंगे। थोड़ी सी फिलिंग मैंने अलग से निकाल के रख दी है, क्योंकि फिलिंग मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो उसको मैंने अलग से एक बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दिया, वो नेक्स्ट डे काम आ जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए मैंने काफ़ी बड़ी चम्मच इस्तेमाल की है और 2 चम्मच भर के मैंने इसमें फिलिंग डाली है। अब फिलिंग डालते वक्त आप ध्यान रखिए कि फिलिंग को हल्का सा नीचे दबाइए और आटे को ऊपर उठाते हुए इस तरह से उसका एक गोल बड़ा सा पेड़ा बना लीजिए। उसके बाद सूखे आटे से आप इसको हल्का सा डस्ट कीजिए और जितना हो सके इसको हाथ से ही आप फैलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आटा हमने इतना नरम बनाया है कि बेलन का इस्तेमाल तो आपको नाम मात्र के लिए करना पड़ेगा। मतलब करीब 80 से 90% पराठा तो आप हाथ से ही बढ़ा लेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैं चकले के ऊपर रखकर और सूखे आटे की मदद से इसको हाथ से ही फैला रही हूँ। और ये क्यों फैल पा रहा है इतना अच्छा, क्योंकि हमने आटा बहुत ही नरम बना के तैयार किया था। अब बस नाम मात्र का ही मैंने इस पर बेलन चलाया और ये देखिए हमारा परफेक्ट पराठा बनके तैयार हो गया है, मतलब बिल के तैयार हो गया है। और हल्का फुल्का ये पराठा ना फटा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा ना तो फिलिंग बाहर आएगी और ना ही बहुत ज़्यादा ये पराठा आपका टूटा फूटा बनेगा। और पराठे को पलटने के लिए हमेशा इस तरह का स्पैचुला यूज़ करें, आसानी रहेगी, आपका पराठा फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और साथ ही पराठे को घी लगाने से पहले, घी या तेल जो भी आप लगाना चाहे, मैं फ़िलहाल मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, घी मैं पराठों पे इस्तेमाल नहीं करती। तो कभी भी जो चिकनाई आपको लगानी है उसको लगाने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपका पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है।
कच्चे पराठे पे घी या तेल मत लगाइए। अब आपने देखा कि जिस तरफ से मैंने बेला था ना, और जिस तरफ से लग रहा था कि हल्की हल्की फिलिंग बाहर आ रही है, वो वाली साइड मैंने तवे पे पहले डाली थी। तो इससे होगा क्या कि जब हमने वो साइड तवे पे पहले डाली है तो वो जो परत है एक आटे की वो सिक जाएगी, और उसके लिए आपका पराठा अगर हल्का फुल्का सा कहीं से फटा भी होगा ना तो वो अपने आप को सिक्योर कर लेगा। यहाँ पे आप देखिए हल्की हल्की सी आपको लग रहा होगा कि ये पराठा फटा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पराठा जब मैं दबा दबा के इस तरह से कर रही हूँ, सेक रही हूँ, कहीं से भी फिलिंग बाहर नहीं आई है। और पराठा आप देख सकते हो कितना परफेक्ट हमारा सिका है। और हाँ, पराठे को सेकने की ना एक और आपको टिप देती हूँ कि पराठा कभी भी बिल्कुल धीमी या बहुत तेज़ आंच पे मत सेकिए। पराठा हमेशा मीडियम आंच पे सिकता है, क्योंकि रोटी तो हम फटाफट बना लेते हैं, लेकिन पराठा ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको तसल्ली से बनाना पड़ता है। क्योंकि पराठे खाए भी कितने जाएंगे, मुश्किल से 2 पराठे सब खाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगा के बनाइए, तसल्ली से बनाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और पराठा बेला है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये हल्का हल्का सा कहीं से आपको लग रहा है कि फट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इसकी फिलिंग बाहर आएगी और ना ही ये टूटा फूटा बनेगा। मोटाई भी आपने देख ली पराठे की कितनी रखी है। मैंने बहुत ज़्यादा कोई पतला पराठा नहीं बनाया है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। इसको भी अगेन पहले दोनों तरफ से हम अच्छे से सेकेंगे, कच्चा ही मतलब बिना ऑयल के। उसके बाद हम इस पे ऑयल लगाएंगे, और घी का इस्तेमाल करने की सलाह मैं नहीं दूंगी। अगर आपको घी वाले पराठे खाने हैं तो आप ऐसा कीजिए कि पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लीजिए बिना किसी घी तेल के। फिर उसको अपनी थाली में निकालिए और ऊपर से उस पर घी लगाइए। तवे के ऊपर घी लगा के पराठे मत सेकिए प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मैं पहले कर लिया करती थी घी का इस्तेमाल, लेकिन अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए शुरू के जो 2 पराठे मैंने बनाए हैं ना, ये आपके सामने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनमें फिलिंग बिल्कुल कोनों कोनों तक गई है, और आटा हमारा कहीं पर भी आपस में नहीं चिपका है। मतलब कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस यहाँ पर तो आटा ही आटा है, फिलिंग तो है ही नहीं। तो दूसरे वाला पराठा अभी काफ़ी गर्म था, तो इसको मैं अभी आपको चाकू से थोड़ा फाड़ के दिखा रही हूँ। कोनों पे भी एक एक कोने पे इसके फिलिंग है, आप देख सकते हो। मैं बिना कट किए आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। एक भी कोना इस पराठे का ऐसा नहीं है जिसमें ये हमारी गोभी वाली फिलिंग ना गई हो। तो आप भी इस तरीके से ये पराठे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी फिलिंग वाले पराठे हों, चाहे आप मूली के बना रहे हों, आलू के, पनीर के या फिर मटर के, आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आटा इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपके पराठे फटेंगे नहीं। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फिलिंग वाले पराठे बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो पराठों की फिलिंग पराठों के अंदर कम, हमारे काउंटर टॉप पे और चकले बेलन पे ज़्यादा नज़र आती है, और फिर वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप अपनाएंगे तो बेशक आपके पराठे भी बहुत बेहतरीन बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्रंच तैयार हो गया है। मैंने ढेर सारा नोनी घी रखा है पराठों पे, दही ली है साथ में, और साथ में है लहसुन, हरी मिर्च, हरे धनिए और प्याज की चटनी, जो कि मैंने नहीं बनाई थी एक्चुअली, वो हमारे पड़ोसियों की यहाँ से आई थी। तो मेरे हस्बैंड ने ब्रंच कर लिया है। बच्चे अभी नहाने धोने में लगे हुए हैं क्योंकि उस दिन उनकी छुट्टी थी। फ़िलहाल मैं खा रही हूँ अपना खाना, और मुझे रिलैक्स तौर पे बैठ के खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अभी बीच में पराठे भी छोड़ दिए हैं। बच्चे जब नहा धो के अपना हो जाएंगे ना फ्री, तभी मैं उनके लिए पराठे सेकूंगी। और भाई साहब, मैं पराठों का स्वाद नहीं बता सकती आपको यहाँ पे, वाकई में मैं आपको खिला सकती तो ज़रूर खिलाती। अभी जैसे मैंने कहा कि बच्चे अपने नहाने धोने में लगे हुए हैं, तो पराठे बनाते बनाते करीब 12 बज चुके थे और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। इसीलिए पीछे के बेड पे आप देख रहे हो अभी काफ़ी मैस हो रखा है, लेकिन उस सब को माइंड से इग्नोर करके मैं फ़िलहाल अपनी पेट पूजा पे लगी हुई हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना काम फिर मैं आसानी से कर लूँगी। उसके बाद फिर मुझे बच्चों को भी पराठे सेक के देने हैं। मेरा बेटा फिलिंग वाले नहीं खाएगा, उसको मैं सिंपल पराठे दूँगी दही के साथ। बेटी खा लेती है तो उसको मैं यही गोभी वाले पराठे दूंगी बना के। और मैं आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस तरीके से ना एक बार आप गोभी के पराठे बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गोभी अब सीज़न में नहीं है, अब तो सारी ही सब्जियां 12 महीने सीज़न में रहती हैं। तो गोभी के ये पराठे ना आप इस वाली रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, सच में बहुत ही टेस्टी बनेंगे, मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को।
और आप इसकी बाइट देखिए। ये पराठे एक्चुअली मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ, वो उसी थाली में खा रही है जिसमें मैं खा रही थी। तो उसने साथ में दही ली है, चटनी तो खैर उसने नहीं ली थी क्योंकि चटनी में काफ़ी मिर्च थी। और यहाँ पर हाथ मेरा है लेकिन वो मेरी साइड में ही बैठी हुई है। मैं एक एक बाइट तोड़ के उसको खिला रही हूँ। उसको भी मक्खन से पराठे खाना, दही से पराठे खाना बहुत पसंद है। आप चाहो तो चाय भी ले सकते हो। और मैं इन पराठों की कितनी तारीफ़ करूँ, आप लोग भी कहोगे ना कि अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही है, लेकिन नहीं भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बने थे। तो भाई ब्रंच करने के बाद नींद ली मैंने 1 घंटे की, और उसके बाद मैं और मेरी बेटी गए थे मार्केट। और ये देखिए हम कितनी सारी शॉपिंग करके लाए हैं। घर के राशन का सामान लाए हैं, थोड़ी सब्जियां लाए हैं, ढेर सारे आलू लाए हैं क्योंकि मुझे चिप्स बनाने थे। देखती हूँ बना पाऊँगी या नहीं नवरात्रि से पहले। तो टाइम आपने अभी देखा 6:15 बज चुके हैं। सबसे पहले मुंह हाथ धो के मैं किचन में आई हूँ क्योंकि पूजा अभी मैं करीब आधे घंटे बाद करूँगी। तो ये जो संतरे के छिलके हैं ना, मैंने सुखा के रखे थे, आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी किया था। इनको मैंने छाया में सुखाया, और छाया में सुखाने में ना इनको करीब 1 हफ्ता या कभी कभी 10 दिन का भी टाइम लग जाता है। साथ ही ये जो मेथी मैंने तोड़ी थी ढेर सारी, आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी की थी, इसको भी मैंने धीरे धीरे छाया में ही सुखाया क्योंकि धूप में तो ये चीज़ें 1 से 2 दिन में ही सूख जाएंगी, लेकिन फिर इनके फ्लेवर्स उड़ जाएंगे। तो इसलिए बस थोड़ा सा सब्र बना के रखिए। इन चीज़ों को करीब 1 हफ्ता दीजिए छाया में, ये धीरे धीरे सूख जाएंगे। इस मेथी को भी और संतरे के छिलकों को भी मैंने करीब 1 दिन की धूप लगाई थी ताकि इनकी जो नमी है वो हट जाए। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते तक लगातार इनको छाया में ही सुखाया है। अच्छा, छाया में सुखाने का मतलब ये नहीं है कि इनमें नमी रह जाएगी, ये अच्छी तरह सूखेंगे नहीं। आप अभी आगे देखिए वीडियो में, आपको आवाज़ सुनाऊंगी कि ये मेथी हमारी छाया में सुखाने के बावजूद भी कितनी क्रंची हो गई है। तो सुनिए आपने आवाज़, मेथी हमारी कितनी क्रंची हो गई है। और ये है वो मेथी जो मैंने पिछले साल सुखाई थी। मैंने बताया था ना कि लास्ट ईयर भी मैंने फरवरी में मेथी सुखाई थी, तो ये पूरा डब्बा भरा हुआ था और बस ये थोड़ी सी मेथी बची है। तो ये देखिए 1 साल तक ये मेथी चली है मेरी। तो इसको मैं निकाल लूँगी कटोरी में, इसको मैं पहले इस्तेमाल कर लूँगी। और ये डब्बा मैंने अभी मतलब 1 हफ्ता पहले ही धोया था, तो इसको मैं धो नहीं रही हूँ, बस सूखे कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद ये सारी मेथी मैं थोड़ा हाथ से क्रश कर लूँगी। आप चाहो तो मिक्सी में भी इसका पाउडर बना सकते हो, लेकिन मुझे बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना है। इसको थोड़ा थोड़ा सा ना मुझे इस तरह से रखना है कि ये थोड़ी, कहना चाहिए कि दरदरी सी रहे। तो इसलिए मैंने इसका हाथ से ही पाउडर बनाया, जितना भी मैं हाथ से बना सकती थी। अब मेथी के बाद बारी आती है इन संतरे के छिलकों को पीसने की। तो इनको मैंने पल्स मोड पे पीसा, बीच में रोक रोक के, और काफ़ी बारीक मैंने करने की कोशिश की हालांकि, लेकिन इसके पाउडर को आप कितना भी बारीक करने की कोशिश करो वो हल्का सा दरदरा रह ही जाएगा। और रंग आप देख रहे हो कितना खूबसूरत आया है, और स्मेल के तो कहने ही क्या। तो जैसे मैंने कहा कि ये हल्का सा दरदरा रहेगा ही, तो इसको मैं ज़्यादातर तो फेस पैक में ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये स्क्रब का भी काम करता है। लेकिन आप ना इसको विटामिन सी के तौर पर पानी में घोलकर पी भी सकते हैं, कंप्लीटली सेफ़ है। तो सूजी जो मैंने सुबह बुनी थी, मैं उसको एज इट इज़ ही कढ़ाई में छोड़कर चली गई थी मार्केट। जब गई थी तो अच्छे से ठंडी हो गई हमारी सूजी, तब मैंने उसको डब्बे में पलटा है। आप भी अगर सूजी या दलिया कुछ भुने तो उसको कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए 2-4 घंटे, कोई जल्दी नहीं है उसको डब्बे में पलटने की। जब वो अच्छे से ठंडी हो जाए ना चीज़ आपकी, तभी आप उसको डब्बे में पलटिएगा। तो यहाँ पर ये एक सिरेमिक का, आप कहना चाहिए, कंटेनर है मेरे पास, 2 हैं ये मेरे पास। तो जो अभी कसूरी मेथी मैंने खाली की थी ना पुरानी वाली, उसको भी मैंने इस तरह के एक कंटेनर में ही रखा है, मतलब कटोरी में डालने के बाद इस तरह के कंटेनर में ही रख दिया था मैंने। और ये जो मैंने संतरे के छिलकों का पाउडर पीसा है, इसको भी मैं फ़िलहाल तो इसी में रख रही हूँ। उसके बाद अगर कोई मेरे पास छोटी डब्बी खाली होगी तो मैं उसमें भर के रख लूँगी। पिछले साल जो मैंने संतरे के छिलकों का पाउडर पीसा था ना, वो अभी भी मेरे फ्रिज में रखा है। बस इसको हमें फ्रिज में रखना है, और ये करीब 1-1.5 साल कहीं नहीं जाता। और आप देख रहे हो उसका टेक्सचर। तो इसको आप एज ए फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी में मिला के इस्तेमाल कर लो, बेसन के साथ इस्तेमाल कर लो, सिंपल दही में घोल के आप इस्तेमाल कर लो, ये आपको हर तरीके से फ़ायदा ही देगा।
तो अब किचन में से ये छोटा मोटा काम करने के बाद मैंने फाइनली पूजा की। और ये जो एक छोटा सा मेरे पास है ना, इंस्ट्रूमेंट टाइप कह लो आप इसको, छोटा सा मंदिर ही लगता है मुझे तो ये। इसमें मैं जो धूप बत्ती लगाती हूँ ना, तो आप देखिए उसका मतलब जो धुआं होता है वो इस तरीके से होता है ना, जैसे वो फिल्मों में नहीं दिखाते, कुछ इफ़ेक्ट होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, VFX शायद, कि नीचे नीचे सब धुआं भर गया। और मतलब बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है इसको देखने के बाद। और संतरे के छिलकों का पाउडर आपने देखा ही, मैंने वहीं फ्रिज पे उसके पास रखा हुआ है। अब मेरा काम है ये जो हम राशन लाए हैं ना, इसको लगाने का। लेकिन इसको मैं रात में लगाऊंगी क्योंकि अभी एक और काम निकल आया है। ये ढेर सारे कपड़े ऊपर से सूखे हुए आए हैं, इनकी तह मैंने बोला है वानी बनाएगी, जो कि उसने कर भी दी थी। तब तक मैं लाई थी ऊपर से ये सब साड़ी लांचा वगैरह निकाल के, क्योंकि हमें शादी में जाना था। मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ जिक्र किया था ना कि हमारे यहाँ शादी का कार्ड आया था, तो वानी को अपना ये लांचा पहनना था, तो ऊपर रखा हुआ था बेड में, वहाँ से मैं निकाल के लाई हूँ। साथ ही अपने लिए एक साड़ी भी निकाल के लाई थी, जो अभी आपको दिखाऊंगी आगे। फिलहाल वानी यहाँ पर अपने ईयरिंग्स सेलेक्ट करने पे लगी हुई है। ये एक डब्बा है रेड कलर का जो आप देख रहे हो, इसमें अपने ढेर सारे ईयरिंग्स वो रखती है। और फिलहाल उसने ये मोती वाली ईयरिंग्स फाइनल किए हैं, जो अभी इससे पहले आपने क्लिप में देखे थे, उसको वही मैच के लग रहे हैं उसके। और ईयरिंग्स जो इसमें है ना, वो ज़्यादातर हमने सरोजी नगर मार्केट से खरीदे थे नवंबर में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम नवंबर में गए थे दिवाली के बाद, मैं और वानी, तो ज़्यादातर वहीं से लिए थे। और इनमें से ज़्यादातर ईयरिंग्स 30 रुपये वाले हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। कोई ईयरिंग होगा जो शायद 50 रुपये का होगा, वरना ज़्यादातर ईयरिंग सिर्फ 30 रुपीज़ के हैं, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो लोग सरोजी नगर जाते हैं उनको पता ही होगा। और अब मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैं ये साड़ी निकाल के लाई थी, फॉल नहीं लगा हुआ है इस पर, तो मैंने सोचा था कि रात में बैठ के इस पर फॉल लगा लूँगी। साथ ही मैं अपना ये ब्लाउज़ लेके आई थी, क्योंकि इसका ब्लाउज़ तो सिला हुआ नहीं है। और ये ब्लाउज़ है मेरे लांचे का, जो मैंने करवा चौथ पे पहना था। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। लेकिन जब मैं इसको रख के देख रही थी ना इसके साथ, एक्चुअली कलर तो मैच हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इस जो ब्लाउज़ पे है ना बहुत ज़्यादा वर्क है, और इस साड़ी पे भी थोड़ा बहुत वर्क तो है ही, बिल्कुल प्लेन तो ये साड़ी नहीं है। ऊपर नीचे बॉर्डर है, बीच में आप देख रहे हो ये गोल गोल टिक्कियाँ सी बनी हुई हैं गोल्डन कलर की। तो अगर ये साड़ी बिल्कुल प्लेन होती, सिर्फ ऊपर नीचे बॉर्डर होता, तो ये ब्लाउज़ इसके साथ बहुत अच्छा लगता, या फिर इसके साथ थोड़ा हल्का मतलब काम वाला ब्लाउज़ चलता। तो फिर ये नहीं चला, तो ये आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी पुरानी ही साड़ी निकाली पहनने के लिए, जो कि अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वानी का लांचा तो फाइनल हो ही गया है, उसको यही पहनना था। और ये उसने मेरे भाई की शादी में लिया था लास्ट ईयर जनवरी में। बहुत ही सुंदर वाइट कलर का ये लहंगा है, और पीच कलर का इसके ऊपर दुपट्टा है। बिल्कुल हल्की हल्की सी इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और मतलब ये उसी की पसंद का लहंगा था, लांचा था एक्चुअली। तो इन सबको मैंने पैक करके रख दिया है। वानी का लांचा फाइनल हो गया, और इसको मैंने इसी के ट्रांसपेरेंट बैग में रखा है। बिल्कुल सेफ रहता है इसके अंदर, ये कोई धूल मिट्टी नहीं जाती है। अब मैंने अपने लिए फाइनल की है ये वाली साड़ी। और अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ये साड़ी मैंने 2022 के करवा चौथ पे पहनी थी। और उस टाइम मैंने व्लॉग तो शायद नहीं शूट किया था, या शायद किया था, मुझे अच्छे से याद नहीं। लेकिन हाँ, एक इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर मैंने शूट की थी, वो मेरी इसी साड़ी में है। तो अभी फ़िलहाल बीच में मैंने ब्रेक लिया था, और शाम का जो भी खाना पीना बनाना था, किचन सब कुछ साफ़ करके मैं और वानी बैठे हैं फ़िलहाल यहाँ पर। तो हमने कहा ना कि हम मार्केट गए थे दोनों माँ बेटी, तो वहाँ से हम ये लेस लेके आए थे। एक्चुअली इस लांचे के साथ जो ब्लाउज़ है उसकी बाजू पे तो लेस लगी हुई हैं, लेकिन कमर पे, जहाँ पे मतलब ब्लाउज़ की कमर होती है, वहाँ पे लेस नहीं लगी हुई है। तो वानी ने बोला था कि मुझे यहाँ पर भी ये लेस लगवानी है, और इत्तेफाक से ये लेस हमें खैर मिल भी गई, क्योंकि ये ऐसी लेस नहीं है कि कहीं मिलेगी नहीं, बड़ी आसानी से मिल जाती है मार्केट में। और इसको अब मैं फाइनली उसके ब्लाउज़ पे लगा रही हूँ रात में बैठ के, क्योंकि देखो मुझे अपनी साड़ी पे फॉल लगाना था, तो साड़ी तो रिजेक्ट हो गई, वो नहीं पहन रही हूँ मैं। साड़ी पे फॉल लगाने का टाइम बचा, तो यहाँ पर वानी ने अपनी ब्लाउज़ पे लेस लगाने का काम मुझे दे दिया। तो मतलब रात को बैठ के कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। और अभी फ़िलहाल ना वानी ने पंखा चलाया हुआ है, इसीलिए मैंने ये मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है, क्योंकि भाई उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और मेरा ऐसा है
कि मुझे कभी गर्मी लगेगी कभी सर्दी, और ये सब हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है कि कभी तो मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, और कभी एकदम से ठंड लगने लगती है। आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा जब मैंने सुबह ब्रंच बनाया था तो मैंने हल्का सा एक श्रग टाइप है मेरे पास, वो बहुत ही बारीक सा स्वेटर कह लीजिए आप उसको, वो पहना हुआ था। और अभी जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने ये कॉटन का कुर्ता पहना हुआ था। तो भाई आजकल बड़ा अप एंड डाउन चल रहा है शरीर के साथ। तो यहाँ पर बातों ही बातों में हमारी ये लेस भी लग गई, जिसको जब मैंने शुरुआत में मतलब शुरू किया था ना लगाना, तब भी हल्का सा उस लेस को मोड़ा था, और लास्ट में जब मैं इसको एंड कर रही हूँ तब भी हल्का सा लेस को मोड़ के तब मैंने इसके टांके को तोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए बाजू पे तो लगी हुई थी ये लेस, अब नीचे भी लग गई है और वानी का सुंदर सा ब्लाउज हो गया है तैयार। तो फिलहाल मेरी जो प्रॉब्लम थी ना वो हटी, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि भाई इस पे भी ब्लाउज पे नीचे भी लटकन लगा दो, ये लेस लगा दो, मैं तभी इसको पहनूंगी। खैर जैसा भी उसको लगा सही लगा, और ब्लाउज ये लेस लगने के बाद ना वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी। तो फिलहाल अपने लिए जो भी साड़ी मुझे पहननी है वो मैंने निकाल के रख दी। ब्लाउज वानी की तैयार हो गई, वानी का आउटफिट तैयार हो गया, मतलब फाइनल हो गया। उसको जो इयररिंग्स वगैरह पहनने हैं वो फाइनल हो गया। मैंने भी अपनी चूड़ी वगैरह जो थी निकाल के टेबल पे रख दी थी, ताकि सुबह मुझे फिर भागा दौड़ी ना पड़े, क्योंकि सुबह हमें करीब 9 या 10 के बीच में निकलना है। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और इस लंबी सी वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? बातें तो मैंने ढेर सारी की, लेकिन अगर किसी ने लास्ट तक वीडियो को देखा होगा तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो किसी भी एक पॉइंट पे आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। अगर पसंद नहीं आया हो कुछ भी तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने का कारण ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।